नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अक्टूबर यानी आज राजधानी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। ये वो राज्य हैं जो वामपंथी उग्रवाद या नक्सली समस्या से प्रभावित हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राज्य अफसरों, सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। निश्चित अंतराल पर होने वाली इस बैठक का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। हालांकि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों के वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने की नक्सली घटनाओं में काफी गिरावट आई है। केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक देश वामपंथी उग्रवाद की समस्या से पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक देश और इससे प्रभावित राज्यों का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। और वहीं आज संजय सिंह से पूछताछ करेगी ईडी। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने भेजा समन। सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। संजय सिंह से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ईडी। बता दें आपको, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह 5 दिन की ईडी की हिरासत में है, जिसको लेकर 2 और लोगों को समन भेजा गया है। ये दोनों लोगों को समन भेजा गया है और ये संजय सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज संजय सिंह से पूछताछ करेगी ईडी। इसके साथ ही सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है और इन सभी को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। 2 करोड़ के लेन देन का ये पूरा मामला है। संजय सिंह पर आरोप लगा था कि उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसको लेकर ईडी ने 2 और लोगों को समन भेजा है और इसके बाद इन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, लगातार मामले में खुलासे हो रहे हैं। चाहे दिनेश अरोड़ा या फिर जो दूसरे सहयोगी हैं जो इसमें गवाह बने हैं, उनकी गवाही के आधार पर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद अब संजय सिंह के 2 करीबी हैं, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी। पहले भी ईडी की तरफ से इनके घरों पर छापेमारी की गई थी और अब जबकि संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, तो एक बार फिर से उनको समन भेजा गया है। इस मामले की यदि बात करें, एक संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि संजय सिंह ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके करीबियों पर क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वो बेचारे गरीब हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि कार्रवाई करनी है तो ईडी मुझ पर यानी संजय सिंह पर ही कार्रवाई करे, उनके घर पर छापेमारी करे। तो ये वही 2 लोग हैं, इनके नाम भी उस वीडियो में संजय सिंह ले रहे हैं, तो उनके करीबी हैं ये और अब इनको भी समन भेजा गया है। नागेंद्र, कल कोर्ट की ओर से ऐसा कहा गया कि अनुमानों के आधार पर सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हो सकता है? देखिए, कल कोर्ट ने ईडी के वकील से भी ये सवाल किया था कि आखिर किस बिना पर या सिर्फ किसी के कहने पर इस तरह की कार्रवाई कितनी उचित है। तो उसमें ईडी के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि उनके पास ये साक्ष्य हैं कि संजय सिंह को भी इसमें जो पैसा है वो दिया गया है और इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। और जब रिमांड की मांग की गई थी तो उसमें भी ईडी की तरफ से कहा गया था कि कुछ डिजिटल सबूत हैं और कुछ और भी लोग हैं जिनके सामने एक और सवाल, क्या इसकी आंच केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है? जी देखिए, जो दिनेश अरोड़ा है उसने जो ईडी को बयान दिया है उसमें कहा है कि एक बार वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं। हालांकि उसमें कहीं भी इस तरह की बातें नहीं कही गई है कि कुछ पैसा माफ कीजिएगा केजरीवाल को भी गया है। तो फिलहाल तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच सकती है, लेकिन
कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि आगे इस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि अगर इस तरह के कोई साक्ष्य आते हैं तो पहले ही ईडी की तरफ से कहा गया है कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। और कल जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त कोर्ट ने भी कहा था कि जब पैसा बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर शौर्य जागरण यात्रा में होंगे शामिल। शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में होगा समापन कार्यक्रम। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। सरस्वती शिशु मंदिर में ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका समापन कार्यक्रम है और इसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? बिल्कुल नेहा, आपको बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। यहाँ 9 बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में जो है शौर्य जागरण यात्रा का जो समापन होने वाला है, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम जो है उनके यहाँ पर होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी अभियान के अंतर्गत जो बजरंग दल के द्वारा एक शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, उसका आज समापन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शिरकत करने पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार ज्यादा जानकारी के लिए। और 6 अक्टूबर यानी कि आज 5 चुनावी राज्यों में नियुक्त चुनावी पर्यवेक्षकों की दिल्ली में अहम बैठक होगी। ये बैठक केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद कभी भी 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों से बीजेपी केवल मध्य प्रदेश में सत्ता में है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। इसी के साथ ही तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में इन राज्यों की चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इसी के साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में आज सुनवाई। दिल्ली की अदालत में ब्रजभूषण मामले में होगी सुनवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में सुनवाई। पॉक्सो को बंद करने पर आज अदालत में फैसला हो सकता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली की अदालत में ब्रजभूषण मामले पर सुनवाई है। पॉक्सो मामले को बंद करने पर आज फैसला आ सकता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, जहां पर आज ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में सुनवाई होगी। इसी के साथ ही दिल्ली की अदालत में ब्रजभूषण मामले पर यह सुनवाई होगी और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो में सुनवाई। इसके साथ ही पॉक्सो को बंद करने की आज अदालत में फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। इस पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का अहम फैसला भी आ सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए नेहा, आज पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे और खास तौर से जो
नाबालिग खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, पॉक्सो लगाई गई थी ब्रजभूषण शरण सिंह पर, आज पॉक्सो लगी रहेगी या फिर वो हटेगी, इस पर आज सुनवाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें पहले ही क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी है और महिला पहलवानों की तरफ से भी इसमें कोई विरोध नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इसमें जांच हुई है उस पर हमें विश्वास है। और पहले ये खबर भी आई थी कि जो नाबालिग पहलवान है उसकी तरफ से जो बयान है वो पलटा गया था। तो अब इन सभी चीजों को देखते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीद बढ़ी हुई है कि आज जब सुनवाई होगी तो उन्हें इसमें राहत मिलेगी और पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुआ है वो धारा अब हटा ली जाएगी। नागेंद्र, अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो क्या कुछ अहम बिंदु थे जिसकी वजह से अब कोर्ट का आज इस मामले पर फैसला आ सकता है? देखिए, इसमें यही बहस उस टाइम भी हुई थी कि जब महिला पहलवान ही जो उन्होंने आरोप लगाए हैं अब वो वापस ले रही हैं और जो नाबालिग की तरफ से आरोप लगाए गए थे उस बयान से भी वो पलट गई है, तो लिहाजा ये इस मामले को बंद कर दिया जाए और जो पॉक्सो एक्ट सांसद पर लगा हुआ है उसे हटा लिया जाए। तो आज इसी मामले पर सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। अब देखते हैं कि क्या फैसला इस पर कोर्ट की तरफ से आता है, राहत मिलती है ब्रजभूषण शरण सिंह को या फिर उन पर इन धाराओं में केस चलता है या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है यदि पॉक्सो एक्ट जो है वो कायम रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को मनाई जाएगी। एयर मार्शल RGK कपूर ने बताया है कि साल वायुसेना की थीम IAF सीमाओं से परे वायु शक्ति है। इस साल एक एयर डिस्प्ले गाजियाबाद के हिंडन की बजाय यूपी के प्रयागराज में होगा। भारतीय वायुसेना संगम क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगी। इस दौरान 10 अलग अलग बेस से 120 विमान एयर शो में अपना दमखम दिखाएंगे। इस साल होने वाले एयर शो का हिस्सा मिग 21 भी होगा। ये फेमस मिग 21 का आखिरी प्रदर्शन होगा। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए करीब 20,000 स्कूली बच्चे पहुंचेंगे। वहीं आज सुबह प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रही है। एयरफोर्स के एयर शो और फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी लागू किया है। इसके तहत 6 और 8 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बमरौली से धूमनगंज तक सभी तरह के वाहनों के आवागमन को बंद किया गया है। इसके साथ ही हाईवे से लेकर शहर के कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। बमरौली एयरपोर्ट से संगम तक करीब 20 किलोमीटर से भी अधिक के रास्ते पर सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जरूरी स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। और बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं, ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए तय कर ली है। दरअसल पहले बिहार सरकार की ओर से सर्वे जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही गई थी, इसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले पर 6 अक्टूबर को दलील दी जाएगी। और महाराष्ट्र के गोरेगांव में G+5 इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। इस बीच इमारत में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आग लगने की जानकारी पाकर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग ग्राउंड फ्लोर की दुकानों, स्क्रैप सामग्री, पार्क के वाहन तमाम जगहों पर फैल गई, जिसके कारण लोग विभिन्न मंजिलों में फंसे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय नगर में एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे कारखाने में अपने आगोश में ले लिया। इस घटना की वजह से आसपास के इलाकों में शोर शराबा मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। हालांकि अभी तक कितना नुकसान हुआ है या कोई जनहानि हुई है या नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फायर टेंडर की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं फैसला आने से पहले संजय सिंह के पिता ने कहा था कि फैसला सुरक्षित है। मेरा अनुमान है कि 1 हफ्ते की रिमांड होगी, लेकिन रिमांड 5 दिन की अप्रूव हुई है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सारे लोग झूठे केस लगा रहे हैं, इतने केस लगा रहे हैं, इनकी जांच ही, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। इस जांच के बाद सबका खेल खराब होता जा रहा है। अगर इशारे में बताऊं तो समय कम लगे और आपने सब्जेक्ट को कहा जाए। पक्ष की तरफ से मेरे वकील थे, विपक्ष की तरफ से ईडी थे और सामने जो है फाइल की जज की। उसी के पहले सवाल जवाब हुए, जिसका जितना विवेक था उसने अपनी दलील दी, उत्तर मिला। कुल मिलाकर के फैसला अभी अवेटेड है। जज साहब उसको चले गए। मैंने सोचा मैं भी बाहर चलूं, अभी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि रिमांड 1 हफ्ते की होगी। ये मेरा अनुमान। हम न्यायालय का सम्मान करना चाहेंगे। न्यायालय 15 दिन दे, 1 हफ्ता दे, मैं कौन आपत्ति कर सकता हूँ। जो कहेगी न्यायालय वही हमको मानना है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। सबका टाइम खराब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के। और कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 5 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का शराब घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। रिपोर्ट पे देखिए। देश में हिंदुओं के त्योहारों पर और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पथराव और उपद्रव मचाया जाता है, लेकिन इसके बाद कोई भी एक्शन और निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है। और सबसे ज्यादा मामले ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में गणेश चतुर्थी पर भी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। यहाँ तक कि वहाँ के हिंदुओं को त्योहार मनाने तक की आजादी नहीं है। हिंदू अगर अपने मन से कुछ करते हैं तो उनके घर जला दिए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है और ममता सरकार हमेशा की तरह इसे अनसुना और अनदेखा कर देती है। लेकिन अब ममता दीदी को ये जानकर बहुत दुख होगा कि अब हाई कोर्ट ने हिंदुओं की यात्रा को अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की राष्ट्रव्यापी यात्रा के पश्चिम बंगाल हिस्से को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद हिंदू संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और वीएचपी बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से राज्य के कुछ जिलों में रैली को आगे बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी। राष्ट्रव्यापी रैली 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली है। वकील अनामिका पांडे और फिरोज एडुलजी के माध्यम से वीएचपी और बजरंग दल के 3 सदस्य चंदन केटी, अमित प्रमाणिक और देवजीत द्वारा याचिकाएं दायर की गयी। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अनुमति न मिलने के बारे में हाईकोर्ट में अपनी बात रखी। इन संगठनों की तरफ से कहा गया, इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करना भी है, जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए देश के लिए अपना जीवन लगा दिया। ये धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले विभिन्न स्थलों से होकर गुजरेगा। इस यात्रा के दौरान किसी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा। खैर, कोर्ट की फटकार के बाद ममता दीदी के ऊपर सांप तो रेंग ही गए होंगे।
जिससे अब उनका इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आना तो तय है, क्योंकि बंगाल में उनके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, जिस कारण बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं पर दंगे फसाद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय रह गया है, जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार ने नारी सशक्तिकरण अधिनियम पारित करवाया है, वहीं शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के बाद महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। महिला वोट बैंक को लुभाने की इस कोशिश का सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय रह गया है। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों ने जनता से लुभावने वादे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बार के चुनावों में सभी राजनीतिक दल महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। जहां कांग्रेस अपने वचन पत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवा के अपने हक में करने की प्लानिंग कर ली है। वहीं शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के बाद नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 35% आरक्षण मिलेगा। सीएम शिवराज की ओर से ऐलान के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिर्फ वन विभाग में ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार लाडली बहना के तहत हर महीने 1500 रुपए भेज रही है, जिसका सीधा लाभ 1.3 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि आगे चलकर ये राशि बढ़ा दी जाएगी और ये 3000 रुपए प्रति महीने तक हो सकती है। अब बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं को सौगात, इन दोहरे शस्त्रों का सीधा सीधा लाभ बीजेपी को होता दिख रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर शिवराज के पाले में जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी करके अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछा दी है। भाजपा को भरोसा है कि वो एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल होंगे। इसी क्रम में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे भी सामने आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार देश के 52% मुसलमान राहुल गांधी को अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो वहीं 3% मुस्लिम चाहते हैं कि साल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी फिर से पीएम बने। इसके अलावा सर्वे में 6% लोगों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पसंद किया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 8% लोगों ने और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 14% लोग पसंद कर रहे हैं। इसी सवाल पर अखिलेश यादव को 8% और ओबीसी को 5% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। यही सवाल जब देश के दलितों से पूछा गया तो 58% लोगों ने पीएम मोदी को पहली पसंद बताया है और 10% लोगों की पसंद मायावती रही है। राहुल गांधी को 20%, मल्लिकार्जुन खड़गे को 2% लोग सर्वे में पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी के 64% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं 15% ने राहुल गांधी को, 5% को अखिलेश यादव ने, 3% को नीतीश कुमार ने और इतने ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया है। राहुल ने भी ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस एससी प्लस एसटी जोड़कर 84% का नंबर दिखा दिया। राहुल लिखते हैं, जितनी आबादी उतना हक। कुछ दिन पहले राहुल ने लोहिया और काशीराम का नारा रिपीट किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी पर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को 85-15 के नए फॉर्मूले को समझे तो
बीजेपी की ओर झुके स्वर्ण वोटर से अब इंडिया अलायंस को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बात अगर 2019 के चुनाव की जाए तो बिहार में 51% स्वर्ण वोट बीजेपी को मिले थे, 23% स्वर्ण वोट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिले थे और 7% स्वर्ण वोट लालू की पार्टी आरजेडी के खाते में गए थे। 2019 में जेडीयू का बीजेपी के साथ अलायंस था, यानी जहां जेडीयू को मिले स्वर्ण वोट भी असल में बीजेपी के ही वोट थे। 51% और 23% को जोड़ने से 74% होता है। बिहार में 10.56% हिंदू स्वर्ण वोटर्स के बीच ये नरेंद्र मोदी की पार्टी का पेनिट्रेशन है। चुनावी एजेंसियों ने ये सर्वे जातीय गणना के बाद करवाया है। सीएनएक्स ने ये सर्वे 12 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर किया है। इसमें अधिकतर सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार की हैं। लालू और नीतीश की पार्टी ओबीसी और ईबीसी वोटर्स के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। वहीं राहुल गांधी इसे ही नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन 2019 के चुनावी आंकड़े और फिलहाल किया गया सर्वे तो कुछ अलग ही इशारे कर रहा है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार में जनता सीएम पद पर किसे पसंद करती है और देश की जनता किसे पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएमबी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।